हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सृष्टि आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए शुरू करते हैं। यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Beside the above federal features, the Indian Constitution also possesses the following unitary or non-federal features. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जब वन पर्सन एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है होल्ड करती है ओवरऑल कंट्री का पावर अपने हाथ में, तो क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। Number 1, strong center. The division of powers is in favor of the center and highly inequitable from the federal angle. तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया है कि हमारा जो कंट्री का ओवरऑल जो पावर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ये कभी कभार जो है इनइक्विटेबल तरह से पावर्स को यूज़ करती है। जैसे कि फर्स्टली आप देख सकते हो कि अगर हम यूनियन लिस्ट को स्टेट लिस्ट से कंपेयर करें तो यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट बिकॉज यूनियन लिस्ट हैव 98 सब्जेक्ट एंड स्टेट लिस्ट हैव 59 सब्जेक्ट्स। Secondly, the more important subject have been included in the union list. मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो हमारी यूनियन लिस्ट में ही ऐड किए गए हैं। एंड थर्डली, द सेंटर एज ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट, और बाकी की जो भी अथॉरिटी है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो इस तरह से कुछ हमें पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। बट जो यूएस में जिस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया और जिस तरह से वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ज़्यादातर जो है इनइक्विटेबल होते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज स्टेट non-indestructible. Unlike in other federations, the state in India have no right to territorial integrity. The parliament can by unilateral action change the area boundaries or name of any state. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर हम कभी भी चाहे किसी स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर सकते हैं या कोई एक नया स्टेट भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इन यूएस में हमें ये राइट नहीं दिया गया है कि हम किसी भी स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करें। ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। एक यूनिलैटरल एक्शन लिया जाता है बाय द पार्लियामेंट कि उस एरिया को इंक्रीज़ करना है या नहीं, या किसी के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर करना है या नहीं, या एक स्टेट का नया नाम देना है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ये हम बात कर रहे हैं अंडर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश किया जाता है इन यूएसए और बाकी सब कंट्रीज़ में। नाउ द थर्ड पॉइंट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। Usually in a federation, the state have the right to frame their own constitution separate rate from the center. In India, on the contrary, no such power is given to the state. तो जैसे कि इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी कंट्री चाहे तो वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन ये जो पावर है, ये जो रूल है वो इंडिया में लागू नहीं होता है। इंडिया में ओवरऑल जो कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसका रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक सिटीज़न को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। कश्मीर जो है उसने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, हालांकि ये अलाउड नहीं है। जब आप एक कंट्री के साथ मिल के रहते हो तो आपकी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि यूएसए में है एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबको मिल के कंट्रोल किया जाता है, हर एक स्टेट्स को कंट्रोल किया जाता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The process of constitutional amendment is less rigid than what is found in other federation. The bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament either by simple majority or by special majority. तो इस पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो लेस रिजिड होता है, मतलब इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। दैट व्हाट इज़ फाउंड इन अदर फेडरेशन। और अगर हम अदर कंट्रीज़ के फेडरेशन की बात करें तो उसमें स्लाइटली एक या दो चेंजेस देखने मिलते हैं, लेकिन अगर बल्क कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर पार्लियामेंट आइदर बाय द सिंपल मेजोरिटी और बाय द स्पेशल मेजोरिटी से ओपिनियन लेके अमेंडमेंट में चेंजेस करते हैं। और अगर हम यूएसए की बात करें तो स्टेट्स को वो
दिया जाता है राइट कि वो अपने अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरह का चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 5, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशंस। The states are given representation in the Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the membership varies from 1 to 31. In US, on the other hand, the principle of equality of representation of state in the upper house is fully recognized. Thus, the American Senate has 100 members, 2 from each state. तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो है उसके अंदर हम वोटिंग करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है मेंबर्स को सीट दी जाती है राइट। बट हेंस इन मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 1 to 31 के बीच में जो है मेंबरशिप दी जाती है मेंबर्स को। बट अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अपर हाउस जो है वो फुल्ली रिकॉग्नाइज रहेगा और बाकी जो अमेरिकन सीनेट है उसमें से 100 मेंबर्स अगर है तो उनमें से 2 ही लोग जो है स्टेट से आएंगे, हर एक स्टेट से 2 लोग आएंगे फॉर द वोटिंग। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बोली गई हैं और ये प्रिंसिपल जो है फॉर द सेफगार्ड ऑफ स्मॉल स्टेट्स को लेके बनाया गया है। देन द 6th पॉइंट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल. During the emergency, the central government becomes all powerful and the state go into the total control of the center. तो जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, इंदिरा गांधी के वक्त हमारी कंट्री में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो इस तरह की कुछ इमरजेंसीज होती है जो कभी भी कंट्री में जो है लागू की जाती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। जैसे कि इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, फिर स्टेट वाइज भी लगती है। तो ये सभी चीज़ों के दौरान क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ओवरऑल स्टेट्स का पावर आ जाता है और वो हमारे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती है और ओवरऑल जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाता है, जो कन्वर्ट करती है फेडरल स्ट्रक्चर को इनटू यूनिटरी वन, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या जो भी वो रूल पास करेगी वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। द 7th पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप. In spite of a dual polity, the Constitution of India, like that of Canada, adopted the system of single citizenship. There is only Indian citizenship and no separate state citizenship. All citizens, irrespective of state in which they are born or reside, enjoy the same right all over the country. तो जैसे कि इंडिया के किसी भी स्टेट में आपका बॉर्न हुआ है या आपका जन्म हुआ है तो आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो सामने वाली कंट्री के सामने, लाइक आई एम एन इंडियन। आप इस तरह से कभी रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली या ओके आई एम केरला, आई एम तमिलनाडु, नहीं, आई एम इंडियन करके आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो। बट जब हम बात यूएस की करते हैं, अमेरिका की करते हैं, तो वहाँ के लोग अपनी सिटीजनशिप को डुअल पॉलिटी करके शो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अमेरिकन, आई एम अलास्का, मतलब कि मैं अमेरिका से बिलोंग करता हूँ और मैं अलास्का जो मेरी कंट्री है वहाँ का सिटीज़न हूँ। तो इस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं विद द डुअल पॉलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Point number 8, integrated judiciary. The Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and State High Court below it. तो जैसे कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी में जैसे आपने इंडिया में देखा है कि किस तरह से जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है। सबसे टॉप पे जो है सुप्रीम कोर्ट होता है और इसके नीचे होता है हाई कोर्ट, राइट। तो इस तरह से सिंगल सिस्टम कोर्ट वर्क जो है वर्क करता है विद द सेंट्रल लॉ के साथ। बट इन अदर हैंड अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, फेडरल लॉ ऑफ एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशियरी एंड स्टेट लॉज बाय द स्टेट जुडिशियरी, कि जो फेडरल लॉ है वो फेडरल जुडिशियरी कंट्रोल करेगा और अगर स्टेट्स को लेके जो लॉ बनाया गया है वो स्टेट जुडिशियरी डील करेगा। तो इस तरह से 2 हिस्सों में उन्होंने जुडिशियरी सिस्टम को डिवाइड किया। देन पॉइंट नंबर 9, ऑल इंडियन सर्विसेज. In US, the federal government and the state government have their separate public services. In India, also the center and the state have their separate public services. But in addition, there are all Indian service, IAS, IPS and IFOS, which are common to both the center and states. तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर यूएस में जो फेडरल गवर्नमेंट वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है तो वो किस तरह से पब्लिक सर्विसेज को यूज़ करती है।
तो जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर है एंड द स्टेट है वो सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। पब्लिक सर्विसेज भी दोनों में अलग अलग है, लेकिन जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो सबके लिए इक्वल है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, पब्लिक सर्विसेज सबके लिए इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल IAS, IPS, IFOS ये कॉमन है। बट द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर विच ऑल्सो पोजेस अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम। बट इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है और इन पर जो कंट्रोल किया जाता है वो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। Now point number 10, integrated audit machinery. The Comptroller and Auditor General of India audit the account of not only the central government but also those of the state, but his appointment and removal is done by the President without consulting the states. तो इसके अंदर बात हो रही है जैसे इंटीग्रेटेड ऑडिट जो मशीन होती है वो किस तरह से काम करती है। तो ये कंट्रोल करती है, ये ऑडिट करती है अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें कभी भी अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी भी पर्सन को रिमूव करना या किसी भी नए पर्सन को अपॉइंट करना तो वो बिना किसी स्टेट की कंसल्ट के किसी को भी अपॉइंट कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। हेंस दिस ऑफिस रेस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, और ये पूरी तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। बट अगर आप अमेरिका की बात करो तो इसमें क्या होता है, इसमें अकाउंट्स ऑफ स्टेट का कोई रोल ही नहीं होता है, कंट्रोलर और जनरल की तो बात ही नहीं होती है इस कंट्री के अंदर। देन पॉइंट नंबर 11, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। Even in the limited sphere of authority allotted to them, the state do not have exclusive control. The Parliament is empowered to legislate on any subject of the state list in Rajya Sabha passes a resolution to that effect in the national interest. तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया है कि पार्लियामेंट को ये पूरी अथॉरिटी दी गई है कि जैसे कि किसी भी तरह से स्टेट्स को कंट्रोल करना है एक्सक्लूसिवली, तो किस तरह से वो स्टेट लिस्ट में से सब्जेक्ट को निकालेगी या लेजिस्लेट को पास थ्रू करेगी। इसमें स्टेट्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। देन पॉइंट नंबर 12, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जब नए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तब क्या होता है, द गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी गवर्नर स्टेट का अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट किसके दौरान किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट उनको एक ऑफिस होल्ड करते देते हैं उसके बाद ही वो उस ऑफिस को संभालता है। अब पूरे स्टेट्स के जो कंट्रोल है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ को वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। ही ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, और वो एजेंट की तरह काम करता है, स्टेट की हर एक अच्छी बुरी खबर जो है प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है, और फिर वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर तक हर एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। बट इन स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, जो ओवरऑल कंट्रोल है कंट्री का वो होता है हेड ऑफ द स्टेट्स के हाथ में, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। देन 13, integrated election machinery. The election commission conduct election not only to the central legislature but also to the state legislature. जैसे कि आपने देखा अभी इलेक्शन हुआ था, क्योंकि इस तरह से सेंट्रल लेजिस्लेशन में भी वोटिंग हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में ही हुआ। बट दिस बॉडी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सभी चीज़ें कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। एंड द स्टेट हैव नो से इन दिस मैटर, और स्टेट किसी भी तरह से ना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। Point number 14, veto over state bills. The governor is empowered to reserve certain types of bill passed by state legislature for consideration of president. तो जैसे कि गवर्नर जो है वो बहुत से बिल अपने पास रिज़र्व करके रखता है ताकि वो लेजिस्लेचर के बाद प्रेसिडेंट को उसको कंसिडरेट कर सके, उनको दिखा सके। द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू सच बिल्स नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टेंस, कि वो फर्स्ट टाइम भी उस बिल को होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं और सेकेंड टाइम भी जब लेजिस्लेचर उनके पास वो बिल लेके आएगा तब भी वो उसको होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं। दस द प्रेसिडेंट एन्जॉय द एब्सोल्यूट वीटो ओवर स्टेट बिल्स। बट USA एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, द स्टेट आर ऑटोनोमस विद इन देयर फील्ड्स एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर एनी सच रिजर्वेशन, और वहाँ पे ऐसा कोई भी बिल को रिजर्वेशन करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो
कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।